मेरा सवाल यह है कि क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स हो रही है और क्या बीजेपी को खुश करने की कोशिश हो रही है? मैं जगदीप साहब आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, क्या उमर अब्दुल्ला बीजेपी को खुश रखने की कोशिश में है? मुनज्जा जी आदाब। देखिए, इस पूरे मामले को समझने के लिए दो अहम तरीन पहलुओं पर पहले बात करनी होगी। हम्म। आपको ये देखना होगा कि तमाम जी जगदीप साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, जगदीप साहब से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। सुहेल साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी, क्या आपको लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ जो है उनके रिश्ते अच्छे रहे? हालांकि उनका टोन, हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि अब जो है काफी उनका टोन बदल चुका है बीजेपी की तरफ। क्या कहेंगे आप? देखिए मुनंजा जी, एक मजबूरी भी होती है एक स्टेट में, जब दूसरी सरकार होती है और उस मरकज में दूसरी सरकार होती है, विदाउट कॉर्डियल रिलेशंस कि बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी को भी स्टेट रन करना। हाँ। और उसमें कॉर्डियल रिलेशन बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खासकर हम्म। भारतीय जनता पार्टी मरकज में तीसरी बार सरकार है उनकी, और उनके साथ कोऑर्डिनेटेड वे में जब तक वो नहीं चलेंगे तो मुझे लगता है बड़ी मुश्किल सामने आती है। और एक अच्छा पॉलिटिशियन वही होता है जो साजगार माहौल में मरकज की क्यादत के साथ तालमेल बना के आगे चले, और उसमें अपोजिशन भी उसका साथ दे। दो अपोजिशन साथ नहीं देगी, क्योंकि अपोजिशन का काम ही अपोज करना है। लेकिन मुझे लगता है जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट परसों आया जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुई, वो बड़ा पॉजिटिव था और बड़े खुले दिल का उसमें था कि हम पूरी सपोर्ट करेंगे उमर लेड सरकार को फॉर द देखिए, वेलफेयर एक ऑफ द पीपल बिल्कुल ऑफ जम्मू। ये बात जहां तक बिल्कुल ही सही है कि आपको अगर सरकार चलानी है रियासत की या यूटी की, तो उसमें सेंटर की हिमायत होना, कोऑर्डिनेशन होना लाजमी है, तब तक नहीं चलेगी सरकार। ये बिल्कुल सही है। जगदीश साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जगदीप साहब से हम राब्ता बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, कुछ टेक्निकल इशू है। पर सुहेल काजमी साहब, यहाँ पर क्योंकि अब सवाल उठ रहे हैं कि एक होता है कि बैलेंस में आप लेकर चल रहे हैं, बैलेंस में क्योंकि आपको एक सरकार चलानी है, लेकिन दूसरा हुआ कि आप कहीं ना कहीं जो है लोगों को दरमियान जिन बातों को लेकर के आप चले थे, अब आप उनको भी भूलने को तैयार है, एज इफ कि आपने कोई मुद्दा उठाया ही ना हो जब आप लोगों के दरमियान कैंपेनिंग के वक्त गए थे। अब जो हम लोगों के दरमियान देख रहे हैं एक तरह की नाराजगी, हालांकि कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन एक नाराजगी ऑलरेडी बन चुकी है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नाराजगी मुनंजा जी मुझे समझ नहीं आती, आप किस नाराजगी की बात करती है? लोगों के हमने जिस दरमियान, दिन जी मैं आपको बताती हूँ, मसलन मैं आपको बताती हूँ कि लोगों के दरमियान ये एक मामला जो मलाल सा देखने को मिल रहा है कि देखिए उमर अब्दुल्ला ने यू टर्न मार लिया है। उमर अब्दुल्ला जिस बीजेपी के खिलाफ इतना बोलते थे, अब वो बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, अब उन्हीं के लिए वो बहुत ही अच्छे तरीके से बयान भी दे रहे हैं। अब वो बात ना 370 की करे, हर मुद्दे को लेकर के कुछ ना कुछ जो है उमर अब्दुल्ला मुख्तलिफ बयान दे रहे हैं। मुनंजा मैम, हमने फेज 1, फेज 2, फेज 3 में और इलेक्शन के दिन भी बातें की। अगर पॉलिटिशियन नून मिर्ची नहीं लगाएंगे कुछ चीजों को, और यू जी। टर्न और रेड टर्न नहीं मारेंगे, 180 कभी कभी एंगल मार देते हैं, तो वो पॉलिटिशियन ही कैसे हुए? बिल्कुल। तो देखिए, इस वक्त जो मुद्दा है वो स्टेटहुड का है, जिसपे काम कर सकते हैं। आर्टिकल 370 पे बात करना मुझे लगता है अब कोई फायदा नहीं है उसका। अब यह है कि रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड हो जाए, 371 की इम्प्लीकेशन जम्मू कश्मीर में हो जाए, चलिए, बिल्कुल हिमाचल के स्टेटहुड, पैटर्न पे। क्योंकि वही बात आ जाती है, स्टेटहुड एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जी कांग्रेस के लिए भी स्टेटहुड ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और बीजेपी भी उस पर वादा कर दिया है। ये जगदीश साहब, आप सुन रहे हैं मुझे? जी जगदीश साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, बीजेपी को खुश करने की बात हो रही है, उमर अब्दुल्ला बीजेपी को खुश रखना चाह रहे हैं, डिप्टी स्पीकर भी यहां पर बीजेपी को देना चाह रहे हैं। मुनज्जा जी, मैं माफी चाहता हूं, तकनीकी वजह से दिक्कत आई कोई। जी। मैंने फिर से मैं वही बात कहूंगा कि इस मामले के दो पहलू हैं। पहले जी। तो ये समझना होगा कि तमाम गैर भाजपाई राज्य जो हैं, वहां पर किस तरीके से मरकज में बैठे मंत्री जो हैं पूरी बेशर्मी के साथ कटाक्ष करते हैं जब वहां पर कोई आर्थिक अस्थिरता पैदा होती है। तो हमें ये समझना होगा कि केंद्र में आज ऐसी सरकार है जिसमें संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी किसी प्रदेश में वापसी नहीं हुई है या उनके पार्टी के लोग नहीं जीते हैं, तो उनकी तरफ से कोई बहुत कोऑर्डिनेशन मिलेगा नहीं, और इसे उमर अब्दुल्ला साहब बड़ी अच्छे से जानते हैं, वाकिफ है। दूसरी बात आप ये जी। देखिए कि जिस तरीके से सजाद लोन ने या मिस्टर फरा ने सवाल उठाया जी। इस रेगुलेशन को लेकर,
तो ठीक कहा सोहेल भाई ने, अगर तो ये घर बैठ के जहाँ चोरी छिपे करना होता तो उसकी वीडियो फुटेज नहीं आती। पर यह भी सच है कि आधिकारिक तौर पर देर शाम तक उमर सरकार की तरफ से या हमारी गठबंधन की सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। लेकिन इसमें क्या ऐसा है जिस पर सवाल खड़ा हो? क्या स्टेटहुड की बात को लेकर रेजोल्यूशन पास करता है एक मुख्यमंत्री अपने कबीना के लोगों के साथ, तो क्या ये इस प्रदेश की प्राथमिकता नहीं है? क्या ये हमारी कांग्रेस की प्राथमिकता भी नहीं थी क्या? हम तो इसी को लेकर आज बाहर से समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि स्टेटहुड चाहिए। और मेरे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने जब वो जम्मू कश्मीर आए थे, बड़े साफ शब्दों में कहा था कि हम मरकज में बैठी सरकार को एम्फसाइज करेंगे कि वो हमारा छीना हुआ स्टेटहुड हमें वापस दे, और इसमें कोई एहसान नहीं है। हमसे छीना गया जबरन, और अब वापस देने में जो आनाकानी है वो ना हो, तो उसको लेकर रेजोल्यूशन पास हुआ है। कल इसी ज्ञापन को लेकर अगर मुख्यमंत्री जाते हैं प्रधानमंत्री के पास, तो मैं समझता हूं यही एक वाजिब और आधिकारिक तरीका जो उन्होंने किया। तो इस पर राजनीति होनी चाहिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं। चलिए ठीक है, एक आप कह रहे हैं कि एक प्रॉपर वे में जिस तरह से होना चाहिए था वो एक तरीका जो है अपनाया गया है। हमारे साथ एक और खास मेहमान बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अभिजीत जसरोटिया साहब जुड़ चुके हैं। स्वागत है सर आपका। अभिजीत जी, इल्जाम लग रहा है उमर अब्दुल्ला पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, कि ये जो है खुश करने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी को। अब ये इल्जाम भी लगा जा रहा है कि बीजेपी चाहती थी कि पीडीपी और कांग्रेस जो है जीत दर्ज न करे, हालांकि कांग्रेस अलायंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ही है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बीजेपी भी चाहती थी कि एनसी ही आए ताकि वो उन्हीं के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सरकार चलाए। इस एलिगेशन पर आपका क्या कहना है? इस एलिगेशन पे हंस ही सकते हैं और क्या कह सकते हैं। इनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि जो 4-5 सीटें इनको मिली हैं वो कहीं उमर साहब ने अपने कंधे पे बैठने दिया तो मिली, वरना वो भी ना मिलती इनको। खैर, उसके बाद इन्होंने अपना गुस्सा जरूर दिखाया कि ना हमें मंत्रालय, ना हमें कोई उप मुख्यमंत्री के लिए पूछ रहा है, इसीलिए तो ये ओथ सेरेमनी में भी नहीं गए। हम समझ सकते हैं, अब क्या करें, वो खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला हिसाब किताब है। अब हमें पता है कि वो तो उमर साहब को भी बाद में लग गया था कि गलती कर दी, क्योंकि उन्होंने जब राहुल गांधी जी को कहा कि कश्मीर से चले जाइए जनाब, हमारा भी बेड़ा गर्क करेंगे, जम्मू जाइए। खैर, जम्मू में भी कुछ नहीं उनका हुआ, वो तो हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से इनकी मजबूरी क्या है क्या नहीं है। बाकी रही बात, हम यहाँ पर किसी से ना तो किसी से खुश होने वाले, ना किसी को खुश करने के लिए काम करते हैं। हम केवल और केवल देश हित में और देश के लिए काम करते हैं। और देश हित में यही चीजें हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक नया सूर्य पिछले 5-6 सालों में उदय हुआ है, जो 2.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए हैं, G20 जैसे इवेंट हुआ है, जो बम गोली बारूद का खौफ खत्म हुआ, सुबह जो घर से निकलता है शाम को सुरक्षित अपने घर पे पहुंचता है, ये सब चीजें, और पत्थर युग से जो निजात मिली है जम्मू कश्मीर के लोगों को, उसको हम वापस। ठीक है अभिजीत साहब, ये तो हम सुनते आ रहे हैं, ये तो हम सुनते आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बात कही जा रही है बीजेपी का टैक्टिकल सपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी चाह रही थी नेशनल कॉन्फ्रेंस आए, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, बीजेपी के चाहने से अगर होता तो सारे के सारे 90 एमएलए जो है वो बीजेपी के भी होते। खैर, थोड़ा समय जरूर लगेगा, आ जाएगा, वो वक्त भी दूर नहीं है। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा कोई कंपटीटर आगे आए। हाँ, अगर राहुल गांधी जी की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोगों को ऐसा लगता है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसका बेहतर 90 सीटों पे तो चुनाव के लिए उठे भी नहीं थी ना बीजेपी। नहीं, मैं आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, कौन सा हो गया। अगर हमने 19 इस बार वहां लड़े हैं तो 90 का भी समय आ जाएगा। जगदीप साहब कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। जगदीप साहब जी, अभिजीत जी को एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब बार बार उनसे ये कहा जाए कि मुद्दे पर बने रहिए, तो कम से कम उनको ये समझ लेना चाहिए कि ये नाहक की जो आगे पीछे की ये भागते रहते हैं उसे बंद करें और मुद्दे पर बात करें। अच्छा, और रही बात नोचने की, मुद्दा तो क्या है? आपके दोनों मुख्यमंत्री इलियाना उमर के साथ फोटो खिंचा रहा है। नहीं, मुद्दा समय यह है कि इलियाना उमर के साथ फोटोग्राफी कौन कर रहा है। मुद्दा तो सबसे बड़ा ये है कि देशद्रोह की बातें कौन कर रहा है। ये मुद्दा तो ये है कि उमर अब्दुल्ला ने किसको कहा टाटा बाय बाय, फिर वो नहीं आया। एक एक करके, क्योंकि इस तरह से बात किसी की भी समझ नहीं आएगी। अभिजीत जी, मैं आऊंगी आपके पास। एसकेआईसीसी क्यों नहीं पहुंचे आप? क्यों नहीं ओथ टेकिंग सेरेमनी में आप क्यों नहीं? मुद्दा अभिजीत साहब, मैं आऊंगी आपके पास। अभिजीत साहब, मैं आऊंगी आपके पास। इस तरह से किसी की बात समझ में नहीं आती। जगदीप जी। मुनज्जा जी, मैं बता रहा था इनको कि ये जो खंबा नोचने वाली ये बात कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी अपने दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को पहले पूछे जिनको इन्विटेशन था टिकट ना मिलने के बाद और वो नहीं गए। दूसरी जो मुद्दे की बात है जिस पर मैं आना चाहता हूं, वो बड़ी साफ और स्पष्ट है। उमर अब्दुल्ला साहब के कंधों पर जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा है और उन्हें ये समझ में आता है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, जब ये प्रदेश था, रियासत थी, और एक बड़े
मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो जानते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार के साथ रास्ता बनाना पड़ेगा, अगरचे उन्हें लोगों के हितों को साधना है। और वो ये भी जानते हैं कि केंद्र में आज ऐसी सरकार है जो कटाक्ष करने से, तंज कसने से ठीक इनकी तरह लेश मात्र नहीं चूकती जब किसी प्रदेश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। उनको तो इतना भी लिहाज नहीं होता कि वो प्रदेश इसी देश के प्रदेश हैं, किसी पड़ोसी मुल्क के नहीं। तो ऐसे में अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने, पहली तो बात यहां तक आप कह रही हैं कि कोई भाजपा की तरफ झुकाव दिखाया, वो मुझे नजर नहीं आ रहा। उन्होंने स्टेटहुड की बात की है, बाकायदा एक रेजोल्यूशन पास किया, बिल्कुल ठीक किया है। रही बात आर्टिकल 370 को लेकर जिस तरीके से सजाद लोन ने बात की या वहीद उल-परा ने बात की, तो भाई पहली तो बात अभी ये बड़ी इनिशियल इंजीनियर रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना है कि उनको लगता है कि दाल में कुछ काला है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताने के पीछे बीजेपी का हाथ है। रशीद साहब के तो वैसे ही भाजपा के साथ बहुत बेहतरीन संबंध है, उनको फिर से एक बार जमानत बढ़ गई उनकी अवधि, तो वो अगर इतना ही उनको फिक्र है तो वो क्यों नहीं बात करते अपने अकाउंट से। और मैं यहां तक समझ पा रहा हूं कि बहुत जल्द आप देखेंगे जितने बुनियादी मुद्दों हैं उन पर ये सरकार काम करेगी। रही बात सुहेल काज़मी साहब, सुहेल साहब, इंजीनियर रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि देखिए हम पहले से कहते आए हैं कि एनसी और बीजेपी के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है और वो कह रहे हैं कि वही हो रहा है। देखिए मुनज़्ज़ा जी, जो उम्मीदें इंजीनियर रशीद से थी वो उम्मीदें तो पूरी हुई नहीं। कुल मिला के इंजीनियर रशीद, पीसी और महबूबा जी की पार्टी कुल मिला के 5 के आंकड़े पे खड़ी है। 5 का आंकड़ा वो है कि असेंबली में भी कोई नहीं सुनता और इतना सीरियसली उनकी बात को अब कोई ले नहीं रहा। लोगों ने जो मैंडेट दिया है जिस पावरफुल तरीके से, वो 2 ही पार्टीज हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और नंबर 2 पार्टी है बीजेपी। और ये 2 चीजें, 2 पार्टीज आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगी स्टेट को रन करने में या मरकज से जो अच्छी चीजें लाने में, या जो दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टोज पे आगे चलने की, तो काम बनेगा नहीं। और उसमें फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत मैच्योरिटी से इस बार वो चीफ मिनिस्टर बने हैं और सारी चीजों की निटिग्रिटीज को मद्देनजर रखते हुए वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और आने वाले दिनों में आप खुद देख लेंगी, अगर इनका डिप्टी स्पीकर बनता है और 29 लोग अपोजिशन में है तो बड़ा हेल्थियर अपोजिशन और रूलिंग का वो नाता रहेगा। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फायदा जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का होगा। ऑलवेज वी शुड थिंक पॉजिटिव as far as the future of Jammu and Kashmir is concerned। अभिजीत साहब, अभिजीत जी क्या कहेंगे कि देखिए एक तरफ तो इल्जाम बीजेपी पे ये भी लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अंडरस्टैंडिंग है, जो इल्जाम लगा रहे हैं चाहे इंजीनियर रशीद हो, उन पर भी इल्जाम है कि वो उनकी बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग है। अब बीजेपी इस समय क्या रोल प्ले करेगी? देखिए उन्होंने बात की अभी इंजीनियर रशीद की जमानत की। देखिए जमानत का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा है इनको, पार्टी की रानी साहिबा हो जाए या युवराज हो जाए, नेशनल अर्ड केस में अभी भी जमानत पे घूम रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि जमानत का एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट किसको होगा। तो खैर वो जमानत के लिए कोई एडवाइस जरूर ली होगी इनसे किस तरह से जमानत ली जाती है। लेकिन मैं मुद्दे के ऊपर ही रहता हूँ, इनको बताता हूँ कि भाई साहब आपने तो गठबंधन में चुनाव लड़ा है, जो 2-4 सीटें आई हैं वो उमर साहब की पार्टी की वजह से आई है, तो उनका एहसान मानो। सबसे पहले वो ना होते तो आपको आर्यभट्ट का शून्य, जो मैं बार बार कहता हूं, वो आपको मिलता। आप इतने तगड़े एहसान फरामोश हो, 4 दिन में भूल जाते हो कुछ भी किसी ने किया होता है। तभी तो देश आज आपको भूल गया। कहां इतनी बड़ी पार्टी और कहां 2 डिजिट, और 99 पे जहां आप खड़े हो वहां पर एक अजगर खड़ा हुआ है जो अगली बार आपको 3-4 पर लेकर आएगा। याद रखिएगा इस बात को। तो कम से कम इतना जरूर याद रखिए, आज अगर 2-4 एमएलए अगर आप पर आपके हैं जो नहीं गए एसकेआईसीसी में, कम से कम जगदीप साहब ये एक एलिगेशन तो लग रहा है, एक इल्जाम कांग्रेस पे कि ये अलायंस में आते हैं तो परजीवी का किरदार अदा करते हैं, पैरासाइट रहते हैं, चाहे जिस भी रियासत में देखें। तो वहां पर अब कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि इंडिया ब्लॉक में जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं तंग आ चुके हैं कांग्रेस से। मुनज़्ज़ा जी ये सवाल मुझसे पूछा आपने? जी जगदीप साहब आपसे ये सवाल है। पहली तो बात मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि आज जिस तरीके से इस देश की सर्वोच्च अदालत ने उस याचिका को नकारा है, वो एक तरह का बड़ा स्पष्ट संकेत है कि हमारी जुडिशरी और मरकज में बैठी सरकार और मरा हुआ चुनाव आयोग जो है वो किस हद तक जा सकता है। हरियाणा के चुनाव की जीत पर जश्न मनाने वाले ये लोग, जिनकी आवाज में ही एक तरह का परिहास नजर आता है, ये जरा समझ लें, कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले ये जरा समझ लें कि बड़े संगीन आरोप हैं ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर। और रही बात कांग्रेस की कि कांग्रेस अगर भाजपा से
सीधा मुकाबला करती है तो टिक नहीं पाती। यही सवाल था आपका। मुझे सवाल इस बात में कोई जी, गुरेज सवाल नहीं। ये कि अब कहीं ना कहीं क्या इंडिया ब्लॉक की अलायंस पार्टनर्स जो आपके पैरासाइट रहे हैं, क्या वो भी अब ऊब से गए हैं कांग्रेस से? या ये जो परजीवी लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कांग्रेस के लिए, उस पर आपका क्या कहना है? मनज्जा जी, पहली तो बात, ये शब्द जो है ये मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं और ये बड़ा अपमानजनक शब्द है। और आपको मैं सबसे पहला स्टेटमेंट जो है उद्धव ठाकरे साहब का याद दिला दूं। हरियाणा की हार के बाद सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट ये दिया था और एक तरह का नया उत्साह और ऊर्जा का संचार करने की कोशिश की थी। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी जमात है और कांग्रेस के ही नेता जो हैं आज इंडिया ब्लॉक के और इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। तो किसी एक प्रदेश की जीत या हार से यह तय कर देना कि किसी राष्ट्रीय स्तर की सियासी जमात का भविष्य क्या होगा, ये सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस इससे सीख कर निकलेगी। कांग्रेस इन दो चुनाव से जहां जहां पर हमसे त्रुटियां हुई या जहां जहां पर हमने भाजपा के धोखे को कम करके आंका, हम उन पर गौर करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव जो कि निकट भविष्य में होने जा रहे हैं और उसके बाद बिहार भी आप देखिएगा, तो बहुत जल्दी परिस्थितियां बदलने जा रही हैं। ये जो नानी सरकार है, नायडू और नीतीश के कंधों पर खड़ी सरकार जो है, ये पहले जरा अपने भविष्य का ध्यान रख ले और बराए मेहरबानी तंज कसते समय थोड़ा सा होश रखें। कभी इस देश में आपके 2 सांसद थे और जम्मू कश्मीर में 1 विधायक, तो आज इतना उछलने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है काजमी साहब, सुहेल काजमी साहब, एक और जो यहाँ पर अब इस सब जम्मू कश्मीर के पॉलिटिक्स के दरमियान सवाल उठ रहा है पीएजीडी पर। पीएजीडी जो बना था उस पर अब सवाल उठ रहा है कि इसका अब क्या मकसद है, अब क्या रोल रह जाता है? वो तो खत्म होगी, पीएजीडी तो खत्म होगी। देखिए, अगर वाइडर स्फीयर पे आप देखें मुनज्जा मैम, ये 90 के 90 एमएलए जितने भी हैं जो असेंबली में बैठेंगे, हम यहाँ डिस्कशन करते रहेंगे। सब रिश्तेदार हैं एक दूसरे के। जब मौके पे इनको रिश्तेदारी निभानी होती है निभा लेते हैं, जब रिश्ता तोड़ना होता है तोड़ देते हैं। पॉलिटिशियंस आर दे आर नेवर फ्रेंड्स एंड एनिमीज ऑफ ईच अदर। दे नो बेटर हाउ टू मूव अहेड। सो हम ऐसे ही लड़ाई करते हैं उन लोगों के लिए जो असेंबली में बैठे जा रहे हैं, जो प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे। पर बहरहाल सुहेल साहब, हमारी लड़ाई लोगों के लिए है। बिल्कुल, उसके लिए हम बात करते हैं और मैं कहता हूं उसी में हमें चर्चा भी करनी चाहिए ताकि ये आवाज जो है आपके माध्यम से उन तक पहुंचे। जो मैंडेट लोगों ने दिया है उस मैंडेट को वेस्ट ना करें और लोगों के हितों की बातें करके जिसको भी अपील करना है करें, लेकिन सरकार अच्छी तरह चले, लोगों के मुद्दे आधारित सरकार हो और जो जम्मू कश्मीर ने खोया है वो जल्दी जल्दी वापस पाए और जो भी स्कीम्स हैं सेंटर की, मरकज की, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स हैं वो इंप्लीमेंट हो जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह का इनिशिएटिव पिछले 10 सालों में पीस को लेके जम्मू कश्मीर के लिए नरेंद्र दामोदर लेड सरकार ने किया, वो पीस प्रवेल करे आने वाली सदियों तक और लोग आराम से अपना रोजी रोटी जो है जो है बसर कर सके। ये बेशक जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो अमन से और खुशहाली से रह पाए, यही चाहेंगे कि ये सरकार उसी तरफ जो है उसी समत काम करे। अभिजीत जसरोटिया साहब, जगदीप सिंह साहब और सुहेल काजमी साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।